बच्चों इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत जो हुमायूं का मकबरा है जिसमें 4 बाग पद्धति को अपनाते हुए बनाया गया है उसके बारे में। वहीं बच्चों इस भाग में हम बात करेंगे जो शाहजहां कालीन जो स्थापत्य कला है उसके बारे में। देखिए बच्चों, शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक साथ मिला दिए गए। अर्थात जो शाहजहां का शासनकाल है इसमें जो स्थापत्य कला के विभिन्न तत्व थे उन सभी को एक साथ मिलाते हुए स्थापत्य कला और इमारतों के अंतर्गत इनका प्रयोग किया जा रहा है। इनके शासनकाल में लगातार निर्माण कार्य चलते रहे और विशेष रूप से जो दिल्ली और आगरा शहर हैं इनमें इनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्माण कार्य करवाए गए। दीवाने आम और दीवाने खास, देखें बच्चों ये क्या है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभाओं हेतु इन समारोह कक्षों की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई गई। अर्थात शाहजहां के द्वारा सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से जो समारोह और सभाएं होती थी उसके लिए विशेष रूप से कक्ष बनाए गए जिन्हें दीवाने आम और दीवाने खास के नाम से जाना जाता था। विशाल आंगन में स्थित ये दरबार 40 खंभों के सभा भवन अर्थात चिहिल सुतून के नाम से भी पुकारे जाते हैं। शाहजहां के सभा भवन विशेषतः मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे और जो उसका सिंहासन है जिस मंच पर रखा होता था उसे किबला के नाम से जाना जाता था। अर्थात किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के जो सामने की दिशा होती थी उसको किस नाम से पुकारते थे? किबला के नाम से पुकारते थे। वास्तुकला के इन अभिलक्षणों का इस ओर इशारा है कि राजा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर या फिर अल्लाह का क्या है, प्रतिनिधि था। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवनों का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा सभी वर्गों के लोगों के साथ में क्या करेगा, समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। दिल्ली का लाल किला यह भी बच्चों शाहजहां के कार्यकाल के दौरान ही बनाया जाता है। शाहजहां द्वारा निर्मित इसके दरबार में राज की न्याय और शाही दरबार के जो अंत्य संबंध है इन पर बल दिया गया। जो बादशाह का सिंहासन है उसके पीछे पित्रादुरा पद्धति के द्वारा जो जड़ों काम की एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें आर्फियस अर्थात जो पौराणिक यूनानी कथाएं हैं उनका यूनानी देवता है जिनका नाम है आर्फियस। आर्फियस को इनमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो पित्रादुरा पद्धति है उसके द्वारा इस कार्य को किया गया है। यह है बच्चों दीवाने आम जहां पर व्यक्तिगत और सामूहिक सभाएं होती थी। अब देखें जो पित्रादुरा पद्धति है मुगल स्थापत्य कला के दौरान इसमें क्या है, उत्कीर्णित संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पर बहुमूल्य रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने ये क्या कहलाते हैं, पित्रादुरा कहलाते हैं। अर्थात जो संगमरमर या फिर जो बलुआ पत्थर है उनके ऊपर बहुमूल्य रंगीन जो ठोस पदार्थ हैं और पत्थर हैं उनको क्या किया जाता था, दबा दबाकर एक विशेष और अलंकृत आकृतियां और नमूने बनाए जाते थे। इनको किस नाम से जानते थे, पित्रादुरा पद्धति के नाम से जानते थे। ये पद्धति हमें मुगल स्थापत्य कला के दौरान ही दिखाई पड़ती है। शाहजहां के आरंभिक काल में राजधानी क्या थी, आगरा, और यहाँ के विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। अर्थात जो आगरा है वो बच्चों यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और आगरा ये दोनों ही क्या है, जो यमुना नदी है उसके किनारे पर स्थित शहर है। और यहाँ के जो विशिष्ट वर्ग हैं ये अपने घरों का निर्माण कहाँ पर करवा रहे हैं, आगरा में और दिल्ली में, जो यमुना नदी है उसके किनारे किनारे करवा रहे हैं। अब देखें बच्चों ये जो किनारे पे घर बना रहे हैं यहाँ से एक विशेष पद्धति और तकनीक निकल के आएगी जिसे नदी तट बाग के नाम से जाना जाता है। 4 बाग योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें नदी तट बाग के नाम से जाना जाता था। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित नहीं होकर जो नदी का तट होता था उसके आसपास के बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। अर्थात 4 बाग में क्या होता था बच्चों, जो निवास स्थान है या फिर जो मकबरा है वो जो प्रमुख क्षेत्र है उसके मध्य में या बीचों बीच होता था। वहीं नदी तट की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो भवन है वो किनारे पर स्थित होगा और दूसरे वाले भाग में इसमें क्या होगा, बाग अवस्थित होगा। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि
ताजमहल जो आगरा में स्थित है, इसके नक्शे में नदी तट भाग की योजना अपनाई गई। बच्चों ये जो ताजमहल है, इसके जस्ट पीछे वाले भाग से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी के एकदम किनारे वाले भाग पर ताजमहल जो भवन है इसका निर्माण किया गया, और बाकी जो शेष भाग है वहां पर क्या निर्माण किया गया, बाग का निर्माण किया गया। तो ये क्या है, नदी तट बाग का उदाहरण है आगरा का ताजमहल। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर है और बाग इसके दक्षिण दिशा में बनाया गया था, इसीलिए क्या है, नदी तट बाग का उदाहरण है। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद अर्थात जो शाहजहां के द्वारा नया शहर विकसित और बसाया गया था उसका नाम है शाहजहानाबाद। उसमें शाही महल को नदी पर बनवाया गया और केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात लोगों को ही नदी तक पहुंच मिली हुई थी, और अन्य जो लोग होते थे उनके घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना होता था। अर्थात यहाँ पे बच्चों इनके द्वारा बल दिया जा रहा है नदी के तट के ऊपर, और नदी के तट के आसपास में केवल शासक वर्ग अपने महलों का निर्माण करवा रहा है, और जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, उच्च दर्जे के लोग हैं, केवल उन्हीं को वहां तक क्या था, प्रवेश था, जबकि जो अन्य लोग हैं उनका निर्माण कार्य या जो भवनों का निर्माण है वो यमुना नदी से दूर होता था और शहर के भीतरी भागों में करना होता था। देखें ये यमुना नदी है बच्चों, और इसके इस वाले किनारे पर क्या स्थित है, ताजमहल स्थित है, और ये यमुना नदी है, इसके किनारे ये शहर और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर ये इमारतें बसाई गई है। अब देखें क्षेत्र और साम्राज्य। 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधित कार्यों में वृद्धि हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। बच्चों यहाँ पे देखें कि जो निर्माण कार्य संबंधित वृद्धि हो रही है इन निर्माण कार्यों में, तो इससे क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो विचारों का आदान प्रदान है वो भी साथ में बढ़ गया। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। जैसे जो विजयनगर साम्राज्य अर्थात जो दक्षिण के जो साम्राज्य हैं उसकी बात करें दक्षिण भारत के, कि गजशालाओं पर बीजापुर और जो गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। जो बीजापुर और गोलकुंडा है इन्हें दिल्ली सल्तनत और जो मुगल साम्राज्य है इनके अधीन कर लिया गया था, इन दो क्षेत्रों को, तो इनका प्रभाव विजयनगर साम्राज्य के ऊपर भी पड़ रहा है। वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि ये आसपास के क्षेत्र को क्या कर रही है, ये शैलियां और वास्तुकलात्मक जो शैलियां हैं ये प्रभावित कर रही है। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। बात करें बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। अर्थात जो बंगाल के स्थानीय शासक है उनके द्वारा छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली एक विशेष प्रकार की छत होती थी उसका निर्माण करवाया। अब बच्चों देखिए मुगलों के द्वारा इस बांग्ला गुंबद अर्थात ये जो झोंपड़ी नुमा ये छत है ये क्या है, बांग्ला गुंबद, इसका अपनी वास्तुकला में भी प्रयोग प्रारंभ कर दिया। अर्थात देखें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वास्तुकला के विभिन्न उदाहरण आदान प्रदान किए जा रहे हैं। अकबर की राजधानी है फतेहपुर सीकरी, इसकी कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की जो वास्तुकलात्मक शैलियां हैं इनका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि अकबर के द्वारा गुजरात और मालवा के ऊपर विभिन्न अभियान किए गए और इन क्षेत्रों को विजय किया गया। तो वहां की जो शैलियां हैं वास्तुकला की उनका प्रभाव अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी के ऊपर भी देखने को मिलता है। वृंदावन की बात करें बच्चों तो देखें इसमें ये इस प्रकार के मेहराबें हैं जो आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। देखें वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 ईस्वी का, और इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। दो अर्थात चार में से दो जो प्रतिच्छेदी मेहराबें इस चित्र में दिख रही हैं जिनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था, और वास्तुकला की यह शैली उत्तरी पूर्वी ईरान अर्थात जो इनका क्षेत्र है वो है खुरासान से आई है, और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। अर्थात अब देखें बच्चों जो खुरासान का क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी ईरान वाले भाग का क्षेत्र है, वहां की वास्तुकलात्मक शैलियां फतेहपुर सीकरी और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है।
18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद भी उनके आश्रय में विकसित जो वास्तुकलात्मक शैलियाँ हैं ये निरंतर प्रयोग में रहती है और अन्य शासकों और राज्यों की स्थापना में भी इन शैलियों को अपनाया गया। अर्थात जो ये मुगलों की जो वास्तुकलात्मक शैलियाँ हैं, इनके पतन के बाद भी जो अन्य शासक हैं जो इनसे प्रभावित हैं और आसपास के क्षेत्र से संबंधित है, उनके द्वारा भी इनकी जो वास्तुकलात्मक शैलियाँ हैं इनका निरंतर प्रयोग आगे भी चालू रहता है। अन्यत्र की बात करें तो इसमें बात करेंगे आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली जो है गोथिक के नाम से जानी जाती है। अर्थात जो ये अधिक ऊंचे और हल्के चर्च विकसित किए जा रहे हैं, जो ये शैली है वास्तुकला की, ये गोथिक शैली कहलाती है। और इस शैली की विशेषता है नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता है और उड़ते हुए पुष्ते होते हैं। दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में इस चर्च के माध्यम से जुड़ गए। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में बात करें तो एक है पेरिस का नोटरडम चर्च। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ, जो आप इस डायग्राम के अंतर्गत देख रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये भाग अपना ये समाप्त होता है और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।